और जाट लैंड पर दिखेगा किसका दम। संदीप चौधरी हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बात की जयंत चौधरी से। एक्सक्लूसिव बातचीत अब देखिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस वक्त पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। राजनीतिक लिहाज से यह सबसे अहम राज्य है और पुरानी कहावत है, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है, तो लखनऊ पर काबिज कौन होता है, ये आने वाले वक्त की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है, वो मेरे साथ हैं जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष। जयंत, गठबंधन हो गया आपका समाजवादी पार्टी के साथ, थोड़ा वक्त लगा, गठबंधन मुकम्मल हो गया या गांठ बची हुई है? कुछ नहीं, कोई गांठ नहीं थी और लेकिन वक्त तो लगता है, क्योंकि काफ़ी बारीकियों पे हम लोगों ने चर्चा की, खुली चर्चा की। और गठबंधन वही कामयाब होता है जहाँ एक मेल हो, अंडरस्टैंडिंग हो और वो डीप रूटेड हो, तभी वो चीज़ लंबे समय तक कामयाब रहेगी और चल पाएगी। तो हमने सीट बाय सीट डिस्कशन किया है, काफ़ी चीज़ हम लोग तय कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ हम आखिर तक देखेंगे, कौन ज़मीन पे मेहनत कर रहा है उस हिसाब से चयन करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गेटवे भी है उत्तर प्रदेश का। दिल्ली का रास्ता तो लखनऊ और मेरठ होके आता है। तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? मुद्दों की राजनीति होने वाली है या जातीय समीकरण, वर्गों को, तबकों को साथ लेने की लड़ाई है इस बार? साथ तो आपको लेना पड़ता है, लेकिन किस इशू को लेकर आप लोगों को जोड़ पाएंगे, वही केंद्र बिंदु होना चाहिए चुनाव का और राजनीति का। हमने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। वी वर द फर्स्ट पार्टी, पहली पार्टी थी जिसने चुनाव के 4-5 महीने पहले ही हमने अपना तय किया, लोगों से मशवरा किया, उनकी राय ली, उन बातों को जोड़ा और हम घोषित कर चुके हैं कि हमारे मुद्दे क्या हैं। अब हम और समाजवादी मिलकर उन मुद्दों पे हमने चर्चा की है, क्या चीज़ ऐसी हैं जिन पे उनके अंदर भी एक मत है और राय है। हम लोग मिलके बैठ के तय करेंगे और जब कैंपेन होगा तब हम बताएंगे लोगों को कि हमारा विजन क्या है। 3 बड़े मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी है, क्योंकि जिस तरह की आर्थिक तंगी हमने देखी है पिछले 5-6 साल से, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आई, क्योंकि इकोनॉमी की बागडोर तो केंद्र सरकार के हाथ में ज़्यादा रहती है। जो महंगाई है, जिस तरह से आर्थिक गतिविधियाँ उनमें इतना पतन आया है, उसका प्रभाव हर घर पर पड़ रहा है। और ऐसे में हमारे यहाँ ख़ास तौर से मैं देखता हूँ कि वेस्टर्न यूपी में एजुकेशन को लेकर एक बहुत जागृति है, लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और आप गांव में जाकर देखेंगे कि इंजीनियरिंग डिग्री होने के बाद, MBA करने के बाद भी मजबूर होकर लोग खेती कर रहे हैं। तो एक तो है कि सरकारी रिक्रूटमेंट समय पे हो, पारदर्शी तरीके से हो, ताकि पब्लिक सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो एक तरीके से लोगों को मिल जाएं। और पब्लिक सेक्टर को रिवाइव भी करने की हमें ज़रूरत है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा ये है कि प्राइवेट सेक्टर को अगर हम इंकरेज करना चाहते हैं तो हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो आज एक देश और दुनिया में जो एक पहचान है, जो इमेज है, वो अच्छी नहीं है। कानून व्यवस्था दूसरा विषय है जो इससे जुड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैंने तो कानून दुरुस्त कर दिया व्यवस्था को, अब आतंकवादी जो हैं, जो अपराधी हैं, वो थर थर कांपते हैं, वो यूपी छोड़कर भाग रहे हैं, कोई दंगा नहीं हुआ पिछले 5 साल में। देखिए, जब पुलिस बेवजह किसी फरियादी पे लाठी चलाती है, वो भी दंगा से कम नहीं है। लखनऊ में आपने देखा टीचरों पे लाठीचार्ज हुआ, हाथरस प्रकरण में हम लोग वहाँ गए, हम पे लाठी चलाई गई। अभी कल की तस्वीर वायरल हो रही है, एक बच्चे को लेके एक आदमी है, उस पर जो है बर्बरतापूर्वक एक व्यवहार किया गया। तो योगी जी ने पुलिस को बिगाड़ दिया। पुलिस की वर्दी पे लोगों का एक विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास आज लोग कैसे करें जब मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि अब ठोक देंगे। आपको पता है कि पुलिस की गाड़ियों पे क्या लिखा होता है? फाइटर नंबर 403, फाइटर नंबर 405। गाजियाबाद की पुलिस की गाड़ियों पे फाइटर लिखा हुआ है। तो पुलिस का काम फाइट करना नहीं है, पुलिस का काम सेवा करना है, लोगों को बचाना है और कानून का सम्मान हर वर्ग के अंदर एक भावना बने, कानून का सम्मान हो, उसकी रक्षा हो। तो उस भावना से पुलिस तंत्र भी काम नहीं कर पा रही है। पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि लाल टोपी वालों से बच के रहना, आतंक फैलाते हैं ये।
अब ये तो उनकी एक पिच है चुनाव। सपा राज में गुंडा राज हावी हो गया था। नहीं, अगर आतंक कोई फैलाता है तो आपकी सरकार चल रही है, किसी आतंकी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी सरकार की होनी चाहिए ना। और जितने बीजेपी के विधायक हैं आप उनकी पृष्ठभूमि देखिएगा, जानिएगा, उनके मंच पे बैठते हैं, साथ बैठाते हैं, उनके खिलाफ कैसी कैसी संगीन धाराएं हैं, वो उनको दिखाई नहीं देता। टेनी जी को साथ बगल में रख के चल रहे हैं, वो उनका जो आतंक है अपने क्षेत्र में वो महसूस करते नहीं हैं। आपने अजय मिश्रा टेनी का जिक्र किया, किसानी भी एक बड़ा मुद्दा होगा क्या? अब जब आपका गठबंधन बन रहा है, मुकम्मल एक उसने चोगा ओढ़ लिया है, उस वक्त घर वापसी का ऐलान कर दिया है किसानों ने, तो क्या किसान जो नाराजगी थी वो दूर हो गई? वो आपके लिए नुकसान का अंदेशा हो सकता है क्या? यू आर बैंकिंग ऑन द किसान वोट? नहीं, कोई अभी भी ऐसा हल नहीं निकला कि किसान विश्वास कर पाएँ कि हमारी जीविका पे कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ये तो हमने लड़के लिया है, ये कामयाबी है, ये जीत है, ये एक सामाजिक आंदोलन की जीत है और नागरिक के अधिकार की जीत है कि नागरिक से ज़ोर ज़बरदस्ती कोई भी सरकार नहीं कर सकती। हम लोग अपने आप को संगठित कर सकते हैं, अपनी बात किसी भी सरकार के आगे रख सकते हैं और सरकार को मनवा सकते हैं। तो ये उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी एक सफलता है। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? जो एक साल पहले जहाँ खड़े थे वहीं तो खड़े हैं। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, किसान को हासिल क्या हुआ? 27 रुपये प्रतिदिन अगर आए हैं, 74,171 रुपये का कर्जा है, MSP ना मिलने के चलते 15 साल में 2000 से 2015 के बीच 45 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। तो किसान को मेहनत की माकूल कीमत मिल रही है या किसान अब दरअसल मजदूर बनने के लिए मजबूर हो रहा है? अब पश्चिमांचल के आप विद्युत व्यवस्थाओं को देखेंगे तो जो नलकूप के जो किसान उनका बकाया औसतन हर इंडिविजुअल पर लगभग 33,000 रुपये का है। 33,000 रुपये कोई जो छोटा किसान 2 हेक्टेयर से कम खेती कर रहा है वो नहीं चुका सकता उसको। घरेलू बिजली इतनी महंगी हो गई और किसान को फार्म गेट पे, मंडियों पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे ही मंडी नहीं है, लोग हरियाणा जाते थे बेचने को, भाव नहीं मिल रहे। गन्ने की इतनी बड़ी फसल यहाँ पैदावार है और देश में सबसे ज़्यादा यहाँ पैदा होता है और रिकवरी भी जो है बढ़ गई है। चीनी का भाव भी आप देख रहे हैं कि इस बार लग रहा है, उम्मीद है कि बढ़ेगी। और सारी चीज़ें हैं, उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं जिसमें किसान को कोई शेयर नहीं मिलता। वो सिर्फ मिल मालिक जो है वो मलाई खाते हैं, लेकिन समय पे भुगतान नहीं होता। पर योगी आदित्यनाथ रेट नहीं बढ़ाया गया। 35 रुपये बढ़ा दिए मैंने 5 साल में। 35 रुपये नहीं, इन्हें तो 35 पैसे का हुआ। ये तो 35 पैसे हैं प्रति किलो। वो कहते हैं 90% बकाया मैंने भुगतान कर दिया है किसानों का। 1.5 साल लगे हैं तब भी अभी भी नहीं, पेमेंट पूरा नहीं हुआ। हज़ारों करोड़ अभी भी बकाया है पिछले 17 का। कई ऐसी मिल हैं जो डिफ़ॉल्टर मिल हैं, जानबूझकर पेमेंट नहीं करती, उनके खिलाफ इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक साधारण किसान बिजली का बिल नहीं चुका पा रहा, पूरी सरकार उसके खिलाफ लग जाती है। FIR दर्ज होगी, कनेक्शन काट दिया जाएगा, उसे जलील करने के लिए अधिकारी उसके घर जाएंगे और बड़े बड़े पूंजीपति बैठे हुए हैं हज़ारों करोड़। और ये तब है जबकि एक कानून है, शुगर कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का, 14 दिन में भुगतान लाजमी है, वरना ब्याज भी देना होगा। भुगतान ही दिया जाता है, ब्याज तो आज तक नहीं दिया गया। वो कानूनी अधिकार है, लड़ते रहो कोर्ट्स में, सरकार तो नहीं दिलवाना चाहती। और एक और चीज़ मैं फ्लैग ऑफ करना चाहता हूँ, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट, अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है और मोहर लगाई है कि जो 14 दिन की जो शर्त है कानून में, ये हटा दी जाए। यानी एक मुश्त किसान को भुगतान देने की ज़रूरत नहीं, आप साल भर लीजिए, 2 साल लीजिए, उसको एक पेमेंट स्केड्यूल के तहत उसको थोड़ा थोड़ा देते जाइए। ये तो किसान की कमर टूट जाएगी अगर ये कानून बन जाएगा तो। और मैं सबको आगाह करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कमज़ोर रह गए और बीजेपी यूपी में फिर अपना रंग जिस रंग से है दोबारा आ जाती है हमारी भूल चूक के कारण, तो ये कानून बनाएंगे। ये कानून बनेगा। पर MSP को कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी जाती? कर्नाटक में हमने देखा है कुछ फसलों को लेकर, दालों को लेकर ये एक फॉर्मूला इजाद भी किया गया। राज्य सरकारें पहल क्यों नहीं कर सकती अगर केंद्र सरकार नहीं कर? राज्य सरकार कोशिश कर सकती हैं, लेकिन उस तरह से उनके पास संसाधन नहीं, वो खरीद नहीं कर सकते। कुछ सरकारें खरीदती हैं, लेकिन वो एक मार्केट इंटरवेंशन एक लिमिटेड है, उस लिहाज से नहीं है जो किसान जो उम्मीद पाले बैठे हैं। और जैसे केरल ने हॉर्टिकल्चर के कुछ क्रॉप्स पे MSP घोषित करना शुरू किया है, वो भी एक अच्छी पहल है। कम से कम एक मार्केट सेटिंग, प्राइस सेटिंग आप कर रहे हो ताकि उत्पादक को पता रहे कि हमें कम से कम भाव मिलना चाहिए।
लेकिन एमएसपी का कोई अर्थ नहीं है अगर वो इन्फोर्सेबल ना हो, ये मैं भी मानता हूँ। किसानों की जो बात हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने 2013 के बाद एक सामाजिक ताना बाना उधड़ता हुआ देखा। शहरों में दंगे होते थे, एक पुराना अतीत है, कड़वी हकीकत है कि दंगे होते थे, लेकिन गांव देहात में कभी दंगे नहीं हुए। पर दो फाड़ भी हो गए। जो ग्रामीण इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ा है, राजनीतिक नुकसान। आपको लगता है वो 36 बिरादरी की जो पैरोकारी चौधरी चरण सिंह या आपके पिता चौधरी अजीत सिंह करते थे, वो सामाजिक ताना बाना दुरुस्त हुआ है या खाई पाट अभी बरकरार है? मैं आशावादी हूँ और मुझे विश्वास है कि हमारे यहाँ लोग बहुत होशियार हैं, अपने हित को पहचानते हैं और अपने नुकसान की भरपाई भी करना जानते हैं। नुकसान सबका हुआ, हमारा भी हुआ, राजनीतिक हुआ, सामाजिक नुकसान हुआ, और अब लोगों को इस बात का एहसास है। जो लोग ये कहते हैं नहीं ध्रुवीकरण ही जीतेगा, जो लोग बीजेपी में आते हैं और सिर्फ दंगे की बात करते हैं, चुनावी अभियान में सिर्फ वही बात करते हैं जिससे वो जो चोट लगी है वो लोगों के जहन में, मेमोरी में वो जिंदा रहें। बात जख्म भर गए हैं क्या? वो तो जख्म को कुरेदने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इसका अर्थ ये है कि आप हार चुके हो। आप समाज पे विश्वास ही नहीं करते, आप ये भरोसा नहीं करते कि हमारा जो कोर है वो सेक्युलर है, वो उदारवादी सोच हमारे देश की मुख्य धारा का हिस्सा है। गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ कहने की चीज़ नहीं है, वो एक्चुअली एक मिजाज है। कोई भी झगड़ा नहीं चाहता। कौन चाहता है झगड़ा? कौन मतदाता चाहेगा हम इसी तनाव में रहना चाहते? नहीं, लोग छुटकारा चाहते हैं। नफरत की बात जो करेगा उसका इलाज पब्लिक करेगी। लेकिन, और मैं यहाँ स्पेसिफिक समुदायों का नाम लेकर बात कर रहा हूँ, जाटों और मुसलमानों में जो एक रंजिश पैदा हो गई, और यहाँ पर तो मुल्ले जाट भी होते हैं, वो ये कभी एक कॉन्सेप्ट था नहीं, पर दीवार जो खड़ी हो गई है वो दीवार बरकरार है क्या आज की तारीख में? जी बिल्कुल, दीवार ध्वस्त हो चुकी है। जो कोई अब फ़र्क नहीं रह रहा। जैसे पहले जिस रंग में लोग आपस में रहते थे, पंचायत होती थी तो दोनों धर्म के जो लोग हैं, जो अपने उस आइडेंटिटी से जुड़ाव मानते थे, वो लोग आते थे, अब फिर आने लगे। बस सवाल ये है कि उसमें वक्त लगता है और उसमें एक विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। हम जो कर सकते थे हमने कोशिश की, हमने भाईचारा जिंदाबाद के कार्यक्रम किए, हमने लोगों को साथ बैठाना शुरू किया। और ये भी होता है कि इसकी कहीं ना कहीं जड़ें राजनीति से जुड़ी होती हैं। जब हिंदू को लगेगा कि हाँ, मुसलमान भी हमारे साथ चल रहा है और हमें वोट भी दे रहा है, हिंदू कैंडिडेट को अगर वो अच्छा कैंडिडेट है तो उसको मुसलमान की वोट मिल रही है, तब फिर वो मुस्लिम कैंडिडेट अगर अच्छा होगा तो उसको हिंदू भी वोट दे देगा। तो ये कहीं ना कहीं इसकी जड़ें राजनीति में भी थी। और जब हमने ये गठजोड़ बनाया है, जो समीकरण हम बना रहे हैं, और वो एक सफल राजनीतिक सिर्फ प्रयोग नहीं है, ये चीज़ पहले से स्थापित रही है। लोगों ने देखा है कि हाँ, ये जीत का एक आंकड़ा है। अब ये लोगों को पता लग रहा है हाँ, साथ वोट करेंगे। मुझे लगता है लंबे समय तक इसका फ़ायदा समाज को मिलेगा। जो महिलाएं और यूथ, युवा की अगर बात की जाए, बड़ी तादाद में वो बीजेपी के साथ गए हैं 2014, 2017, 2019 लोकसभा या विधानसभा, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। क्या आप युवा को और महिला को क्या दे रहे हैं कि आपको लगता है वो आपके पास आएगी? एक तो हमने अपने मैनिफेस्टो में यूथ फोकस्ड काफ़ी चीज़ें कही हैं। एम्प्लॉयमेंट पे हमने एक बड़ा वादा किया है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कम से कम एक फिगर हमने रखा है आगे। महिलाओं के लिए हम कह रहे हैं कि पुलिस में ख़ास तौर से कई विभागों में आप देखते हैं कि महिलाओं की भर्ती नहीं होती। आरक्षण है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो पद भरे नहीं जाते। तो महिलाओं को प्रॉपर आरक्षण दिया जाए, उनको मौका दिया जाए। जो बच्चियां हैं उनके सैनिटरी नैपकिन्स तक हम उन तक पहुंचाने के लिए हम व्यवस्था करेंगे। कई चीज़ें हैं जो हमने रखी हैं। सवाल ये है कि एक बीजेपी का राइज अगर आप देखेंगे कि किस तरह से जो उनका उत्थान आया, वो इसलिए आया कि एक सोशल मीडिया पे क्रांति आई और वो सबसे पहले उस स्पेस में घुस गए थे। बहुत लोग उस समय उस चीज़ को नहीं समझ पाए, लेकिन उसका प्रभाव आज घर घर तक है। ख़ास तौर से यूथ उससे जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से। अब आप चेंज देख रहे हो सोशल मीडिया पे। अब आप देख रहे हो कि किसान के घर में बच्चे वो किसान के विषय पे को ट्रेंड करा रहे हैं। ट्विटर ट्रेंड चल रहा है। आंदोलन 1 साल इसलिए सस्टेन किया कि सोशल मीडिया पे हमारा यूथ आगे आया, और इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि वही यूथ अब राजनीतिक तौर पे अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए आगे आए। आपकी विरासत, राजनीतिक विरासत बहुत लंबी है, पर आंकड़े आज की तारीख में
क्या ये दर्शा रहे हैं जयंत कि आपके लिए अस्तित्व की लड़ाई है ये चुनाव? मैं कल भी ऐसा ही था और कल भी मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे कोई आफत नहीं आ रही। हम लोग विपक्ष में बैठे हैं कई साल से, मैं चुनाव हारा भी हूँ, चुनाव जीता भी हूँ। कहीं कोई जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती लोगों के प्रति। आपकी अगर भावना है तो आप काम करते रहेंगे। ये तो एक अवसर जनता देती है, एक नौकरी है। मुझे पेंशन मिल गई सरकारी पेंशन ले रहा हूँ इतनी कम एज पे। मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है इस बार हम लोग जो समीकरण बनाएंगे लोग मौका दें। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? 403। नहीं, आरएलडी कितने पर लड़ेगी? 403। अपना चुनाव चिन्ह कितने उम्मीदवारों को देगी? देखिए, आपने देखा हमारी जो मीटिंग थी, लाल टोपी पहनी है और लोक दल का झंडा हाथ में है। तो इस तरह का एक वातावरण हम बनाने में कामयाब रहे और हमारा कार्यकर्ता ये गठजोड़ चाहता है, उनका कार्यकर्ता भी ये गठजोड़ चाहता है। तो जब इस तरह से भावना बनेगी तो फिर सिंबल का ज़्यादा फर्क नहीं होता, कोई उस सीट पे कौन सा सिंबल है। सवाल ये है कि एक संयुक्त लड़ाई है, साझी लड़ाई है, साझा मंच है और हम लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं और एक दूसरे के दल के कार्यकर्ता का पूरा सम्मान सरकार में रखा जाएगा। 40 सीटों पर लड़ोगे? मैं तो कह रहा हूँ 403 पे लड़ेंगे। 40 एक फिगर, एक ऐसी फिगर होगी कि आरएलडी के कार्यकर्ता में और उत्साह और जोश भी आ जाएगा। अब और जोश भरोगे तो फिर कहाँ जाएगा वो तो जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? मेरी लड़ने की इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ अगर आज चौधरी अजीत सिंह जी साथ होते तो उनका साया रहता, एक उनके शरण में कभी भी मैं पहुँच सकता था। कोई मुझसे शिकायत होती थी तो उसको सॉर्ट आउट कर लेते थे, सुनवाई हो जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। इसलिए अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि मैं सीमित हो जाऊँगा। मैं एक क्षेत्र में अभी नहीं बंधना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस दल का दायरा हम बढ़ाएं, पुनः इसको खड़ा करें और अपने संगठन को मजबूत करें। सरकार फर्ज कीजिए आपकी बनती है, उप मुख्यमंत्री बनेंगे जयंत चौधरी? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, बाकी जो जिम्मेदारी तो अखिलेश यादव के बारे में भी चला कि वो भी शायद चुनाव ना लड़े। मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव नहीं लड़ा। ये अपर हाउस है यूपी में और अपर हाउस के माध्यम से आप कर सकते हैं, एक व्यवस्था से जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई विचार मेरे मन में नहीं है। ये तो जनता के ऊपर। उप मुख्यमंत्री आरएलडी का होगा अगर चुनाव में सरकार बनाते हैं। हमने और अखिलेश ने सारी बातें की हैं, इस बात पे हमने कोई चर्चा नहीं की है। कोई चर्चा ही नहीं हुई। पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ये आप मानेंगे एक सौतेला व्यवहार रहा है। ठीक है, मायावती भी यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं, बाद में खैर सीट वगैरह बदल लिया, कल्याण सिंह भी आए, पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से जितना अहम है वो प्रतिनिधित्व उसे लखनऊ में नहीं मिलता है। कई कारण हैं। देखिए, हम दिल्ली के बिल्कुल समीप सटा हुआ ये इलाका है और बड़े बड़े आंदोलन यहाँ के लोगों ने, किसानों ने, नौजवानों ने रचे हैं। बार बार आते हैं, केंद्र सरकार भी उनकी बात मान जाती है, लखनऊ भी जाना पड़ता है, वहाँ भी जाके अपना एक दबदबा है इस क्षेत्र का। और तरक्की के लिहाज से देखा जाए, विकास के लिहाज से देखा जाए तो ये मोस्ट प्रॉस्परस क्षेत्र भी है उत्तर प्रदेश का। बाकी पूर्वांचल में और बुंदेलखंड में बहुत पिछड़ापन है अभी भी और विकास करने की ज़रूरत है, वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लोग प्रगतिशील हैं, ऑलरेडी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और इसलिए भावना बनती है कि हमारी जो विकास की संभावना है इससे और ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। और इसीलिए इसका ख्याल चाहिए ना, इसका पूरा ख्याल में भाई। रखूंगा। आज की तारीख में भी 3 मंत्री हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। 136 सीटों में से 109 बीजेपी जीतती है, पर मंत्री बनाने की बारी आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं पिछड़ जाता है। हालात तो ये है कि जो दूसरे पार्टी में भी हैं, बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, वो आके मुझे कहते हैं जी आप मजबूत हो जाओगे तो हमारी थोड़ी यहाँ अपने पार्टी में कद बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी अगर लोग सोचते हैं कि हमारी है इस क्षेत्र के लिए, मैं पूर्ण रूप से उसको निभाने की कोशिश करूँगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं अब सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तो बात मैंने आपसे पूछ ली, अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जयंत बीजेपी के साथ भी लगातार बात कर रहे हैं, बीजेपी के साथ कदमताल भी हो सकती है क्या पोस्ट पोल सिनेरियो में? अगर ये करना होता तो आज मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता। जो लोग ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि बीजेपी बहुत ताकतवर है, तभी ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी किसी भी पार्टी को मनवा सकती है, किसी भी लीडर पे दबाव बना सकती है, तो फिर आज क्यों नहीं? तो बीजेपी के साथ कोई सांठगांठ नहीं होगी, कोई रिश्ता नहीं होगा। आज अगर उन लोगों के नज़र में मैं एक टफ डिसीजन ले रहा हूँ तो कल मेरा निर्णय क्यों बदलेगा?
उसका आधार क्या होगा? किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो मैं कैसे भूल जाऊं? लखीमपुर की घटना को कैसे भूल जाऊं? जो इनकी वादा खिलाफी थी वो कैसे भूल जाऊं? जिस सांप्रदायिकता के खिलाफ मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, अब दोबारा उस ध्रुवीकरण के मंच पे मैं कैसे चला जाऊं? तो बीजेपी के घर में नहीं जाने वाले आप किसी भी कीमत पर? मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, इतना स्पष्ट कोई कहेगा नहीं आपको जितना मैं कह रहा हूं। कितने आंकड़े की ताल ठोक रहे हैं जब आप कहते हैं कि सरकार बनाने वाले हैं? जीत का आंकड़ा होगा, मुझे विश्वास है। मैं चुनाव के पहले कभी मैं तो विक्ट्री साइन भी नहीं देता लोगों को। अब वो मेरा सुपरस्टिशन मान लीजिए या मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि ये फैसले जनता के होते हैं। हम लोग अपनी बात कह सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं, अपने मुद्दे बता सकते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना। अल्टीमेटली वोटर्स को फैसला लेना है। मुझे विश्वास है कि इस बार मतदाता हमें एक पसंद कर रहे हैं और मौका भी देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं, घोषणा पत्र भी कर दिया, एक महिला घोषणा पत्र का भी ऐलान हुआ है। 40% महिला उम्मीदवार होंगी। महिलाओं की उपेक्षा होती रही है क्या? नहीं, राजनीतिक खास उत्तर प्रदेश में बिल्कुल होती है। राजनीतिक क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत चेहरे नहीं हैं। क्योंकि मैं संगठन को भी देखता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि महिलाएं आगे आएँ। कई तो ऐसी हैं जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन उनके घर वाले उनको नहीं आने देते। अभी भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और मुख्य धारा में आप ताज्जुब करेंगे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिनको आप सोचते हैं कि बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग होंगे, उनके घर में जब आप जाके देखते हैं, उनके घर की महिलाएं खाना साथ नहीं खाती बैठ के, वो पहले पड़ोसेंगी, आखिर में जाके वो खाएंगी। संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं है। कई इस तरह की चीज़ें चौंकाने वाली सामने आती हैं और इसलिए ये समय की आवश्यकता है कि महिलाओं को आगे आना है। लेकिन ये बात मैं नहीं कह सकता ना, महिलाओं की बीच के अंदर की जो क्षमताएं हैं वो आगे खुद आएंगी और ये चीज़ थोपी नहीं जा सकती। पार्टीज़ को उस पर सोचना चाहिए, लेकिन मैं इस राय का नहीं हूँ कि आप किसी नेता की बीवी को लड़ा दो और ये कह दो कि हमने कोटा मीट कर दिया। जो जेन्युइनली जो महिलाओं के वेलफेयर के लिए जो एक्टिव महिलाएं हैं, सक्रिय हैं, जो बोलना जानती हैं, जो लड़ना जानती हैं, उनको चिन्हित करके आगे लाना चाहिए। और ये एक चुनाव में संभव नहीं है, ये आपको तलाशना पड़ेगा, आपको अपने अंदर वो क्षमता बनानी पड़ेगी, आपको संगठन में महिलाएं जोड़नी पड़ेंगी। तो 2022 की लड़ाई 2024 के लिए द बिग बैटल की तैयारी है, आप ये मानते हैं? नहीं, यूपी तय करेगा। प्रधानमंत्री यूपी से ही प्रतिनिधि हैं और उनके लिए बहुत बड़े स्टेक्स हैं। आप देख रहे हैं अब तो हर तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी सरकारी प्रोग्राम कर रहे हैं और सरकारी मंच से फिर राजनीतिक बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दबाव उन पे भी है। तो आप 2024 की लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि चुनाव में ये वाला चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम 5 साल का मैंडेट लेना चाहते हैं। यूपी को में जो जिस तरह का विकास होना चाहिए उसे तीव्र गति देना चाहते हैं, सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं, किसानों का सम्मान करना चाहते हैं। हम यूपी के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल, यू मिस योर फादर? आज जो ये परिपेक्ष है तो वो एक गाइडिंग हैंड? ऑफ कोर्स रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे पल होते हैं जो याद आती है और वो स्वाभाविक है। बहुत कम समय अभी हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ, चौधरी साहब भी जब चौधरी चरण सिंह जी की बात करते थे तो बहुत भावुक हो जाते थे। तो ये चीज़ तो हमेशा, मैं जानता हूँ, मेरे साथ ये बहुत चीज़ हमेशा रहेगी। साझा की है। किताब वो दिखाते थे कि ये देखिए किसने क्या लिखा है। वो तो रहेगा जीवन भर। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत। तो जयंत चौधरी एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में? पश्चिम से गेटवे जो बनता है वो तय करने वाला है क्या इस बार उत्तर प्रदेश में होगी किसकी सरकार? अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।